नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ वेस्ट से सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी। आप बहुत अनुभवी राजनेताओं में से एक हैं। भारतीय जनता पार्टी के दलित चेहरा हैं। छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की। आप कई बार पार्षद रहे हैं और इसके अलावा पूर्व मेयर है नॉर्थ एमसीडी के, पूर्व चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के हैं, दिल्ली बीजेपी के महासचिव हैं, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं बीजेपी अनुसूचित जो है जाति मोर्चा के। बहुत बड़ी प्रोफाइल है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2,90,000 से ज्यादा, यानी दिल्ली में जितने भी सांसद जीते साथ के साथ, उनमें सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले योगेंद्र चंदोलिया भाई हैं। योगेंद्र भाई, हिंदी खबर पे मैं स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरे भाई ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वह दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने तो सुना है कि विधायक दल की बैठक होती है, विधायक तय करते हैं अपना पार्टी का नेता। नहीं, ठीक है, विधायक दल की बैठक होती है, विधायकों की भी राय मशवरा होता है। विधायकों से भी, जो आज हमारे पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और विधायकों में बात करने के बाद पार्टी का जो हमारा संविधान है, राष्ट्रीय नेतृत्व, संसदीय बोर्ड और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अभी जो बाकी राज्यों में जो प्रैक्टिस है वही प्रैक्टिस यहाँ पर होगी और जिसको केंद्र के हमारे राष्ट्रीय नेता कह देंगे वह जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जी, क्या आप लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को सियासत में आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई महिला या कोई दलित हो सकता है? देखिए, सभी के विकल्प खुले हुए हैं। पार्टी का नेतृत्व जिसको चाहेगा, महिला का विषय भी पार्टी के संज्ञान में है, दलित मुख्यमंत्री भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को लेकर, क्योंकि दिल्ली में जो 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को एक सेवा करने का जो मौका दिल्ली की जनता ने दिया है, उस संकल्प पत्र को काम करने का काम प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प दिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेतृत्व तय करेगा, महिला को तय करेगा तो महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के अंदर कॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्होंने पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसमें जो पार्टी तय करेगी वह हो जाएगा। महिला हो या पुरुष हो, एससी हो या सिख हो, पार्टी का नेतृत्व बहुत गहन अध्ययन करने के बाद आज शाम तक तय कर देगा। योगेंद्र भाई, 11 दिन हो गए हैं, 8 तारीख को नतीजे आए, आज 19 तारीख हो गई। अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपना दूल्हा तय नहीं कर पाई है। और पूर्व मुख्यमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहें आतिशी, वो कहती हैं कि 48 में से 48 जो हैं वो चूंकि नाकारा हैं, नाकाबिल हैं, इसीलिए बीजेपी को दिक्कत हो रही है मुख्यमंत्री चुनने में। मुख्यमंत्री आतिशी जी को अपनी हार से सबक लेना चाहिए, अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। नकारा वो होते हैं जिन लोगों को जनता रिजेक्ट कर देती है। नकारा अरविंद केजरीवाल हैं, नकारा मनीष सिसोदिया हैं, नकारा सत्येंद्र जैन हैं, नकारा आतिशी हैं, जिनके वो स्वयं बेशक चुनाव जीत गई, उनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायकों को नकारा कहने का उनका कोई औचित्य नहीं है। उनको अपनी भाषा पर लगाम लगानी चाहिए। दूसरी बात, हमारा कौन मुख्यमंत्री होगा ये पार्टी का फैसला करेगा। हमें कोई आतिशी से पूछना है या अरविंद केजरीवाल से पूछना है? मैं आतिशी से पूछना चाहता हूं, आप 22 लोग जीते हैं, आप ये बताइए कि आपको अरविंद केजरीवाल एलओपी बना रहे हैं नहीं बना रहे? ये झगड़ा इस बात का है कि सरकार जैसे बनेगी तो अपना एलओपी बनाएंगे। आप सरकार की इंतजार मत दिखिए आतिशी जी, आप गोपाल राय जी, आप जो वक्तव्य दे रहे हैं, आप अपना एलओपी तय कर लें, कौन आपका एलओपी होगा
और भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह लगाने की और हमारे विधायकों को नकारा कहने की आप हिम्मत कैसे कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको मैंडेट दिया है विपक्ष का, आप विपक्ष की बात करें, सत्ता का नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा। जी, आपने एलओपी की बात की है, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की है। इधर स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद है, दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरमैन रह चुकी हैं, जो इस वक्त बीजेपी से जो है गवर्न हो रही हैं, जिनकी चाबी बीजेपी के हाथ में है। जितनी चाबी बीजेपी भरती है उतनी ही स्वाति मालीवाल चलती हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना होता है। वो स्वाति मालीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है योगेंद्र भाई, और कहा कि आपने वायदा किया था एक लीडर ऑफ अपोजिशन दलित बनाने का, तो दलित लीडर ऑफ अपोजिशन बनाइए। पंजाब में दलित उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया आपने, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन दलित बनाइए। ये चिट्ठी लिखी गई है। देखिए, स्वाति मालीवाल मेरी जानकारी के अनुसार वे आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद है। हमारी चाबी उनके पास कैसे आएगी? कल कोई आरोप लगा देगा कि भगवंत मान की चाबी हमारे पास है। स्वाति तो है ही मालीवाल आपके को पास। जो अच्छा लगता है, केजरीवाल अमित से भाई उनके साहब के पास मतभेद है हैं, केजरीवाल से उनके मतभेद है। नहीं, हमारे पास कोई चाबी नहीं है। स्वाति मालीवाल जो बोलती हैं, वो केजरीवाल ने जब उनके घर पर उनका हमला करवाया, वैभव कुमार को पिटवाया, वरना उससे पहले अरविंद केजरीवाल और स्वाति माल एक सिक्के के दो पहलू थे। अगर कोई भी महिला का अपमान सरकारी निवास में होता है तो स्वाति मालीवाल को वो पीड़ा है, और वैभव कुमार को भी आज तक केजरीवाल साहब जो है उनको कोई पनिशमेंट नहीं दे पाए, उनका उन्होंने सम्मान किया है। इसलिए वह उनको चिट्ठी हमें तो नहीं लिख रही कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, वो उन्हीं को लिख रही है। वो उनकी सदस्य है, राज्यसभा की सांसद है, फाउंडर मेंबर है, वो उनको सलाह दे रही है। केजरीवाल को उनकी सलाह माननी चाहिए। अगर वो उन्होंने तो उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया था। और केजरीवाल साहब, और मैं स्वाति मालीवाल जी को भी तो ये नहीं कहना चाहता, स्वाति मालीवाल राज्यसभा के 3 सांसद, आज केजरीवाल साहब दलित दलित की बात करते हैं, एक भी सांसद अरविंद केजरीवाल ने दलित नहीं बनाया दिल्ली के अंदर। और मेरा सीधा आरोप है, उन्होंने बहुत मोटे पैसे लेकर केजरीवाल ने ऐसे लोगों को बनाया जो बड़े बड़े उद्योगपति थे। केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आता है। और मुझे लगता है कि केजरीवाल की कोई चाबी स्वाति मालीवाल के पास भी होगी, इसलिए स्वाति मालीवाल को भी उन्होंने बनाया था। अब वो चाबी कहां गुम हो गई, स्वाति मालीवाल देखे और केजरीवाल देखे। बहुत महीनी से कटाक्ष कर रहे हैं योगेंद्र भाई, ये खासियत है आपकी। बहुत महीन हमला करते हैं, बहुत बारीक सा, जहां कटता है उसको खून निकलता है, उसको दर्द होता है। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जितने भी वायदे किए हैं, जो उन्होंने करना था वो नहीं किए, जो नहीं करना था वो किए हैं। स्वाति मालीवाल उनका हिस्सा है, किसी बात में नाराजगी है, स्वाति मालीवाल को खुलकर बताना चाहिए मेरी नाराजगी क्या है। और वैभव कुमार का जो मामला है, आज भी वैभव कुमार को केजरीवाल गले से ऐसे लिपटाए बैठे हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को, कोई पिता अपने बच्चे को लिपटाए रखता है। तो यह कहीं ना कहीं प्रश्नचिन्ह तो है कि वैभव कुमार के पास केजरीवाल की कुछ ना कुछ लूप ऐसी है, उनके पास पोल उनकी है, उनसे वो डरते हैं। अब झगड़ा स्वाति मालीवाल और वैभव कुमार का है, और बीच में जो है फंसे हैं केजरीवाल साहब को जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, आपका एक बयान आया, चुनाव जिस दिन नतीजे आए 8 तारीख को ही मीडिया से रूबरू होते हुए योगेंद्र भाई आपने कहा कि जितने भी नेता जेल से आए थे बाहर आम आदमी पार्टी के, वो सब नेता तिहाड़ में ही अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार इतने बड़े बड़े किए। इन बातों को कहने का कोई ठोस आधार है क्या आपके पास? ठोस आधार शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आपने आज अखबारों में देखा होगा, राष्ट्रपति महोदय ने उनके ऊपर सत्येंद्र जैन पर केस चलाने की इजाजत दे दी। मेरा ये कहना है कि जब इजाजत दे दी है, सबूत है, आज ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के कहने के बाद परमिशन मांगी है ईडी ने। और ये जो बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये सब आरोपी हैं, ये बेल पर हैं। इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जैसे ये बरी हो गए। और अभी तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, जब हाउस का पहला दिन होगा,
जब सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी, उसमें जो निकलेगा पिटारा, वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को, आतिशी मैडम को तिहाड़ की तरफ लेके जाने वाला होगा। इस बात पे मेरा दृढ़ मत है और मैं इस बात पर कायम हूं जो मैंने कहा था। अरविंद केजरीवाल को कई वर्षों तक भ्रष्टाचार के कारण, ठगी के कारण उनको जेल लंबी काटनी पड़ेगी। जी, अच्छा ये बताइए, आप आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत मुखर रहे हैं पूरे चुनाव में, और जब से आपने लोकसभा चुनाव जीता है तब से आपने कहा कि आतिशी के जो पिता हैं इनको तो पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए, ये भारत में गलत पैदा हो गए। इसकी क्या आधार है, क्या वजह है इसका? देखिए, आधार बिल्कुल सीधा है। आतिशी मारलीना जो अपना उन्होंने नाम बदला, और उनके माता पिता अगर अफजल गुरु की फांसी ना दी जाए, उसकी चिट्ठी पर हस्ताक्षर करते हैं, तो इसका मतलब उनके माता पिता की सोच राष्ट्र विरोधी है। और राष्ट्र विरोधी के बच्चे भी कहीं ना कहीं अपने पिता माता के गुण अवगुण लेते हैं, तो वो आतिशी के अंदर भी वो गुण होंगे। और अफजल गुरु को कैसे लोग भूल सकते हैं? फांसी, उनकी फांसी पर हस्ताक्षर क्यों किए उन्होंने? और इसलिए उनको, मैं आज भी उस पर कायम हूं कि उनको पाकिस्तान में जन्म लेना चाहिए था। इस पर चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि जो आतंकवाद को पाकिस्तान और इस जैसे लोग देश में आतंकवाद को फैला रहे हैं, और उन लोगों के सरगना आतिशा मारलीना के फादर चिट्ठी लिखते हैं, तो मेरा उस बात पर मैं आज भी कायम हूं। जी, अच्छा योगेंद्र भाई, एक बार स्वाति की तरफ, स्वाति मालीवाल की तरफ फिर लौट के आते हैं। जिस तरीके से की कृपा दृष्टि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने स्वाति मालीवाल के ऊपर दिखाई है, और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल पानी पी पी के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कोस रही हैं, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो मेहरबानी है वो और बढ़ेगी, और अब स्वाति मालीवाल को प्रमोट करके राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। ऐसी खबर है क्या? देखिए, ये सब बातें हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता 1.5 महीने पहले विजय राहटकर जी को बनाया गया है। ये सब ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। मेरा आज भी मानना है, स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल की जो उनकी दोनों की लड़ाई है, उनको खुलकर बताना चाहिए कि हमारा झगड़ा क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर और आम आदमी पार्टी पर, दोनों पर हमला बोलने से पहले वह केजरीवाल पर हमला बोलती हैं। तो केजरीवाल बताएं, स्पष्ट करें कि भी आतिशी मैडम स्वाति मालीवाल को उन्होंने क्यों पिटवाया, क्यों तंग किया, क्यों उनके साथ ऐसा एक महिला के साथ अपमान करने का उन्होंने मौका वैभव कुमार को दिया। तो अगर किसी महिला को पीटा जाएगा घर बुलाकर, तो उसके बाद महिला से आप ये उम्मीद कर सकते हैं क्या कि वह जो है केजरीवाल की पार्टी केजरीवाल को बचाएगी? वो तो केजरीवाल के खिलाफ और मुखर होकर उनको बोलना चाहिए। जी, अच्छा एक बात, शीश महल के लेके बहुत बातें की आप लोगों ने कि अरविंद केजरीवाल ने ऐशो आराम के लिए करोड़ों रुपए का शीश महल बना दिया, हाँ, सोने चांदी की टॉयलेट्स लगा दिए, करोड़ों के पर्दे लगा दिए, जाने क्या क्या आपने आरोप लगाए। तो क्या अब जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो शीश महल में रहेगा? क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि केजरीवाल का निजी घर नहीं है ये। जो शीश महल बीजेपी जिसे बता रही है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास बनाया गया है। ये सरकारी आवास मुख्यमंत्री जी का होगा, जो मुख्यमंत्री होगा वो इसमें रहेगा। देखिए, बाय फॉल्ट केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, अन्ना हजारे की पीठ पर चढ़कर, और उनकी पीठ पे छुरा घोंपा। अगर मैं अरविंद केजरीवाल को उनकी बातें याद दिलाऊं, उन्होंने कहा कि हम बंगला नहीं लेंगे, तो शीश महल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी मुख्यमंत्री का आवास दिल्ली में स्थायी नहीं है। शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी रहे। उनका कोई परमानेंट आवास नहीं था। जो उनको आवास अलॉट होता है उस आवास में रहते थे। क्या आवश्यकता पड़ी अरविंद केजरीवाल को शीश महल बनाने की?
क्यों उन्होंने ये इतना करोड़ों रुपया दिल्ली के लोगों का जो इनकम की टैक्स जो लोग देते हैं टैक्स का, किसने कहा था उनको शीश महल बनाइए? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मंत्री शीश महल से 100 फुट की दूरी बनाकर रखेगा। और मैंने तो सुझाव ये दिया है, इस शीश महल को भ्रष्टाचारी शीश महल संग्रहालय अरविंद केजरीवाल का बनाया जाना चाहिए। लोग जंतर मंतर देखने आते हैं, कुतुब मीनार देखने आते हैं, बिरला मंदिर आते हैं, तो लुटेन्स जोन में ये बना हुआ है, इसमें कोई टिकट नहीं लगनी चाहिए। और लगना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से करोड़ों रुपए जनता के अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बनाया था, जिसमें गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट थे, वॉश बेसिन थे, लाखों के पर्दे थे, इटालियन मार्बल के पत्थर थे, और जिम ऐसा बनाया था जो 25-25 लाख की एक मशीन थी। अरे भाई, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? और उसके बाद भी शीश महल आपकी गले की हड्डी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी इस शीश महल को बिल्कुल नकार रही है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, और यह जनता का एक संग्रहालय बनाया जाएगा, भ्रष्टाचारी संग्रहालय। जब कोई शीश महल को जाएगा गूगल के ऊपर, तो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी चेहरा नजर आएगा, और अरविंद केजरीवाल पर कोई जाएगा गूगल पर तो शीश महल नजर आएगा। ये ऐसा चिपक गया अरविंद केजरीवाल को, जब तक वो जीवित रहेंगे दिल्ली की जनता और देश की जनता शीश महल पर उन पर प्रश्न करती रहेगी। जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि एलजी साहब ने केजरीवाल को हटाने का भरसक प्रयास किया और बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम किया। आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे हैं, और अब वो कहते हैं कि देखिए, अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें एलजी ने उतार दी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मशीनें पहले से आके रखी हुई थी, लेकिन एलजी ने उनको साफ सफाई ना करने की जो है वो हिदायत दी थी, इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम किया गया। देखिए, मुझे अरविंद केजरीवाल का ये बयान मुझे ध्यान में है। उन्होंने कहा था कि 2025 के चुनाव से पहले मेरे सारे मंत्री और मैं यमुना में डुबकी लगाएंगे। और उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया, मुझे 5 साल दे दीजिए। जब मशीनें आई हुई थी, तो उस समय उन्होंने क्या एलजी को पत्र लिखा कि मैंने मशीनें मंगाई हैं, इन मशीनों को इंस्टॉल किया जाना चाहिए? क्या उन्होंने दिल्ली की जनता को बताया था? क्या ये मशीनें 1.5 साल पहले आई थी, एक दिन में मशीनें नहीं आ सकती? उन्होंने कोई भी प्रेस वक्तव्य जारी नहीं किया, कभी एलजी से इस बारे में नहीं मिले। एलजी को बदनाम करने के लिए कि एलजी ने मुझे रोका, आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जारी करते समय दिल्ली की जनता से माफी क्यों मांगी? अगर माफी मांगी तो फिर आपने इन मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये आप पे प्रश्न चिन्ह है। 3 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि यमुना की सफाई का जिम्मा मुझे डबल इंजन की सरकार दे दीजिए, और हम उसको करेंगे। इन मशीनों से 3 साल के अंदर यमुना बिल्कुल वो हो जाएगी जो साबरमती अहमदाबाद का रिवर फ्रंट है। और अभी यमुना की गाद निकालने का काम, यमुना से कूड़ा निकालने का काम, कितनी लाख टन यमुना साफ होगी, कितना समय लगेगा? अरविंद केजरीवाल के पास यमुना के लिए या दिल्ली के विकास के लिए कोई काम नहीं था। अभी तो अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना पड़ेगा। 8,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए दिया था। जब पैसा आपको केंद्र दे रही थी तो एलजी क्यों रोड़ा अटकाते? आप एलजी साहब को बदनाम करना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को आप अपमान करना चाहते हैं। आपने 11 साल में यमुना नदी को साफ करने का आपने कोई प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल में यमुना नदी को साफ कर कर उसको सही शेप में देकर साबरमती अहमदाबाद जैसा रिवर फ्रंट बनाएगी, और उससे टूरिज्म को भी फायदा होगा, और उसके लिए लोग वहां पर जाएंगे। ठीक है भाई साहब, मेरा आखिरी सवाल है। आपने कहा डबल इंजन की सरकार, लेकिन यहां तो आप ट्रिपल इंजन की तरफ आगे बढ़ रहे हो भाई साहब। आप आम आदमी पार्टी में जो तोड़फोड़ मचाए हो, उनके पार्षदों को झाड़ू जो है उनके हाथ से छुड़ा छुड़ा के कमल का फूल थमाए दे रहे हो, वो सब बीजेपी में आ गए हैं। वीरेंद्र सचदेवा भी कहते हैं कि नहीं, अब तो डबल इंजन का सोचा था हमने, अब तो हम ट्रिपल इंजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए,
कॉरपोरेशन के किसी भी पार्षद को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का प्रयास नहीं किया। अगर हम चाहते तो विधानसभा चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी के लोग जो पार्षद मिलते थे वो हमारे से अप्रोच कर रहे थे। हम आम आदमी पार्टी में रहना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा हमें आम आदमी पार्टी के लोगों को ज्वाइन नहीं कराना, और हमने मुश्किल से कुछ लोगों को ज्वाइन कराया होगा। अब तो आप आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम की बात कर रहे हैं। केजरीवाल साहब भगवंत मान को संभालें, भगवंत मान साहब कब कबूतर उड़ा दें, क्योंकि पहले वो कबूतरबाजी भी करते रहे हैं, और वो कब कबूतर उड़ा ले जाएं। केजरीवाल साहब को दिल्ली नगर निगम की तरफ नहीं, भगवंत मान की तरफ देखना चाहिए। कभी आपकी सरकार कांग्रेस राहुल गांधी आपकी सरकार पर डोरे डाल रहे हैं, तो उनको वहां देखना चाहिए। नगर निगम तो बहुत छोटी सी चीज है। अगर सरकार चली गई तो पंजाब के अंदर भी जो करप्शन हुआ है, तो भगवंत मान साहब तो रिमोट के आदमी थे, वह भी राघव चड्ढा ने वहां बैठकर सरकार में घालमेल किया है। राघव चड्ढा चुप क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास भी, आप जब दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे तो 77,000 करोड़ के घोटाले में राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल और उसके साथ साथ सौरभ भारद्वाज, ये सारे लोग लिपटेंगे। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद, ये जो हारने के बाद भी इनका स्थान तिहाड़ जेल रहेगा, क्योंकि इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी महाठग पूरे देश में नहीं है। आपने क्या कहा भाई साहब? 73,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ दिल्ली जल बोर्ड में। 73,000, 73,000 करोड़। 73,000 करोड़ का घोटाला है। जब दिल्ली में 2013 में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, 700 करोड़ प्रॉफिट के अंदर होता था। ये मेरा जैसा व्यक्ति बोल सकता है, अगर कांग्रेस की मुख्यमंत्री ने अगर 700 करोड़ का सरप्लस कर रखा था और वो 73,000 करोड़ में चला जाए, तो उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट है 20,000 करोड़ का कोई हिसाब देने को केजरीवाल तैयार नहीं है। जिस दिन सीएजी की रिपोर्ट आएगी, पहला हाउस का जब सदन होगा, जब पटल पर रखी जाएगी, मैं फिर आपको कह रहा हूं सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल साहब उसी दिन उठा लिए जाएंगे। नहीं तो आपका ये कहना है कि इस 73,000 करोड़ रुपए के दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल जी के साथ साथ वो सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा को भी जेल भेजेंगे आप लोग, ये कह रहे? हम नहीं भेजेंगे उनको। जो उन्होंने करप्शन किया है, उन्होंने जो ऑडिट सीएजी ने किया है, उस ऑडिट के अंदर करोड़ों रुपए का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हम क्यों भेजेंगे? अरे सरकार भेजेगी, डिपार्टमेंट भेजेगा, ईडी भेजेगी, सीबीआई भेजेगी, उसकी जांच के आदेश एलजी साहब ने दिए हुए हैं। जब वो ये बता ही नहीं पाएंगे कि हमने 30,000 करोड़ रुपया कहां खर्च किया, दिल्ली को आपने पानी नहीं दिया, दिल्ली को टैंकर के माध्यम से दिल्ली के लोगों को आपने, उनके शरीर उनका खराब हो गया, आपने कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक नहीं किया, आपने यमुना को ठीक नहीं किया, तो पैसा गया कहां? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुदूर उत्तराखंड और हिमाचल और कश्मीर के अंदर, जहां पानी पाइप के माध्यम से नहीं जाता था, नल से जल देने का काम किया। और दिल्ली तो समतल है। 11 साल में दिल्ली के अंदर आधी आबादी ऐसी है जिनको ट्यूबवेल का पानी पीना पड़ता है। अगर 73,000 करोड़ रुपए आपने वहां लगा दिया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, तो आज आपकी सरकार जाती नहीं। 73,000 करोड़ का पाई पाई का हिसाब देश की सर्वोच्च न्यायालय, देश का हाई कोर्ट, ईडी, सीबीआई को मांगना चाहिए। और सीएजी रिपोर्ट आने के बाद इनमें से एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। जी योगेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बात करने के लिए। और मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको कि जनहित में जो काम आप कर रहे हैं वो काम आप यूं ही करते रहें ताकि जनता लाभान्वित हो सके। क्योंकि हमारा, आपका, हम सब का जो ध्येय है वो समाज की अंतिम इकाई तक विकास की किरण को पहुंचाना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से जुड़ने के लिए योगेंद्र मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।